नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश पूर्वांचल को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया। पीएम मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एयरफोर्स के सुपर हरकुलस विमान से लैंडिंग की है। वो पहले पीएम है जो हरकुलस से किसी एक्सप्रेसवे पर उतरे हैं। पूर्वांचल को मिला एक्सप्रेसवे की ये सौगात अब 9 जिलों को एक साथ जोड़ने का काम करेगी। इससे न सिर्फ लोगों के लिए अब यात्रा सुलभ होगी, आसान होगी, बल्कि सफर का जो समय है, माफ कीजिएगा, वो भी कम होने वाला है। पीएम मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने के बाद अपने संबोधन की शुरुआत अवधी भाषा में करी। इस दौरान पीएम मोदी ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का नाम लिए बगैर कहा, पिछली सरकार ने मेरा साथ ही नहीं दिया, लेकिन आज जितनी पश्चिम की पहचान है उतनी पूर्वांचल के लिए प्राथमिकता है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आज यूपी की इस खाई को पाट रहा है, यूपी को आपस में जोड़ रहा है। तो तस्वीरें देखिए, कौन कौन से विमान आज उतरे हैं। तो आपको बता दें कि एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया है। तस्वीरें देखिए, मिराज सुखोई, सूर्य किरण, AN-32 गरुण कमांडोज अपना शौर्य दिखाते हुए जगुआर। जो ने धरती पर हनुमान जी काल नेमी के वध किए रहे, उस धरती के लोगन के हम पांव लागित है। 1857 के लड़ाई में यहाँ के लोग अंग्रेजन का छठी का दूध याद देवाए दे रहे। आज ये पावन धरती का पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के सौगात मिलत बा। जैके आप सब बहुत दिन से अगोरत रही, आप सभी का बहुत बहुत बधाई। यूपी के लोगों के सामर्थ्य पर जरा भी संदेह हो, वो आज यहां सुल्तानपुर में आकर यूपी का सामर्थ्य देख सकता है। 3 साल पहले मैंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया था, तो ये नहीं सोचा था कि एक दिन उसी एक्सप्रेसवे पर विमान से मैं खुद उतरूंगा। ये एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश को तेज गति से बेहतर भविष्य की ओर ले जाएगा। ये एक्सप्रेसवे यूपी के विकास का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे यूपी की प्रगति का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे नए यूपी के निर्माण का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे यूपी की मजबूत होती अर्थव्यवस्था का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे यूपी में आधुनिक होती सुविधाओं का प्रतिबिंब है। मुझे मालूम था कि जिस तरह
की सरकार ने, योगी जी के आने से पहले वाली सरकार ने यूपी के लोगों के साथ नाइंसाफी की। जिस तरह उन सरकारों ने विकास में भेदभाव किया, जिस तरह सिर्फ अपने परिवार का हित साधा, यूपी के लोग ऐसा करने वालों को हमेशा हमेशा के लिए यूपी के विकास के रास्ते से हटा देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया। इससे पहले वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भारतीय सेना के सुपर हरकुलिस विमान से उतरे। वो पहले पीएम हैं जो हरकुलिस से किसी एक्सप्रेसवे पर उतरे हैं। उन्होंने कहा, 3 साल पहले जब मैंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया था तो सोचा नहीं था कि एक्सप्रेसवे पर इस तरीके से लैंडिंग करूंगा। आपको बता दूं कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के आगाज के साथ ही उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे वाला राज्य बन गया। अब 3 बड़े एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे यूपी की शान बढ़ा रहे हैं। इसके एक छोर को दूसरे छोर से यानी कि गाजीपुर से नोएडा तक सीधे जोड़ रहे हैं। इसके जरिए अब जनता के लिए सफर बेहद आसान, आरामदेह, कम वक्त में हो जाएगा। भविष्य में 3 एक्सप्रेसवे और मिलने वाले हैं, जिनके नाम समझ लीजिए। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, बलिया लिंक एक्सप्रेसवे की सौगात यूपी को मिलेगी। और सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे जो उत्तर प्रदेश में निर्मित होगा वो है गंगा एक्सप्रेसवे। वही गंगा जो जीवनदायिनी है, न सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए बल्कि देश के लिए भी। 2024 तक ये पूरा हो जाएगा। 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं जो ये पूरे कार्यक्रम को समायोजित किए हुए हैं। आपको बताएंगी कि क्या कुछ खास रहा। जेट का जलवा देखने को मिला, ढोल नगाड़ों की थाप के साथ स्वागत और लोगों का उत्साह भी देखते बन रहा था। पीएम मोदी जब पहुंचते हैं तो उनका स्वागत भी होता है और तोहफा मिलता है पूर्वांचल का। सौगात बड़ी मिली है तो शांति कैसे होगी? जी हां, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर यूपी में सियासत भी तेज है। समाजवादी पार्टी इस एक्सप्रेसवे को अपना बता रही है। सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा, उत्तर प्रदेश बीजेपी को झूठ और जुमले की आदत पड़ गई है और समाजवादी पार्टी के कामों को अपना बता रहे हैं। जानती है कि पूर्वांचल एक्सप्रेस भी समाजवादी की देन है। समाजवादी ने इसका शिलान्यास किया था और उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी जानती है। लेकिन उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की झूठ और जुमले की आदत पड़ गई है। समाजवादी के कामों को अपना काम बताने की आदत पड़ गई है, क्योंकि ये तो कोई काम करते नहीं है, सिर्फ समाजवादी पार्टी के काम का नाम और नंबर और उद्घाटन करते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता सब जानती है। 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता वोट के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को ऐसा करारा तमाचा मारेगी कि भारतीय जनता पार्टी को पता चल जाएगा कि झूठ बोलना पाप होता है। तो वहीं दूसरी तरफ सुल्तानपुर में प्रधानमंत्री की जनसभा में एक महिला ने काला झंडा दिखाकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही पीएम मोदी और सीएम दोनों के लिए विरोधात्मक नारे लगाए हैं। ऐसे में ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों ने महिला के हाथ से काला झंडा ले लिया और महिला को गिरफ्तार तक कर लिया। हालांकि कहा जा रहा है कि किसी पार्टी से संबंधित ये महिला नहीं है, लेकिन इस बात की पुष्टि नहीं है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन, लोकार्पण और लोकार्पण के दौरान इस तरीके का विरोध भी देखने को मिला। तो उत्तर प्रदेश में चुनाव के दौरान अब शूट करने की भी तैयारी हो गई है। जी हां, उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने आज सुहेलदेव पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को लेकर बड़ा बयान दिया। अनिल राजभर ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर मुख्तार अंसारी का राजनीतिक शूटर बनने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे शूटरों को शूट करने की जिम्मेदारी हमको दी गई है। उन्होंने कहा, मुख्तार अंसारी के राजनीतिक शूटर असलम राजभर बन रहे हैं। उनको 2022 के विधानसभा चुनाव में ऐसा शूट करूंगा कि वो अपने घर चले जाएंगे। देखिए क्या है कि वो मुख्तार अंसारी के राजनैतिक शूटर बनने का प्रयास कर रहे हैं और हमारे महाराज जी ने, योगी जी ने हमको राजनैतिक शूटरों को शूट करने की जिम्मेदारी हमको दी है। और ये जान लीजिए, आज ही मैं कह रहा हूं कि मुख्तार अंसारी के शूटर जो असलम राजभर जी बन रहे हैं, उनको 2022 में मैं ऐसा शूट करूंगा कि अपने घर चले जाएंगे, राजनीति से बाहर हो जाएंगे।
लेकिन वो तो कह रहे हैं कि जहाँ से अनिल राजभर चुनाव लड़ेंगे वहाँ से मैं भी लड़ूंगा, और असली नेता कौन है उस समय 2022। हाँ ठीक है, मैं भी इंतजार कर रहा हूँ 2022 का। हमको तो घर भेजना है, राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर को का अपमान करने वालों को घर भेजना है, राजभर समाज को 18 साल से धोखा देने वाले को घर भेजना है, और महाराजा सुहेलदेव के अनुयायियों के साथ गठबंधन करके पूरे राजभर समाज को अपमानित करने वालों को घर भेजना है। तो 2022 का तो मुझे बहुत बेसब्री से इंतजार है। लेकिन इतना कंफर्म जान लीजिए कि ये जो मुख्तार अंसारी के राजनीतिक शूटर बन के असलम राजभर घूम रहे हैं, इनको शूट करने की जिम्मेदारी बाबा ने हमको दिया है। तो राजनीतिक शूटरों को शूट करने की जिम्मेदारी हमको है। इन लोगों को शूट करेंगे, राजनीति से बाहर कर देंगे। तो बाबा ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। अनिल राजभर को जिम्मेदारी निभाना भी इनकी जिम्मेदारी बन गया है। बिजनौर रैली में शामिल होने के लिए पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में रुके महान दल के कई बड़े नेताओं से कुछ युवाओं ने अभद्रता करने का मामला उनका सामने आया। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने वारदात को राजनीति से प्रेरित बताते हुए 3 अज्ञात लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज कराया। आपको बता दें, सैनी विकास महापंचायत में शिरकत करने के लिए आए थे। वहीं महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य, प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार यादव समेत तमाम पदाधिकारी नूरपुर पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस पर रुके हुए थे, जहां पर सोमवार देर रात करीबन 11 से 12 बजे के बीच नशे में धुत कुछ युवाओं ने वहां पहुंचकर अभद्रता करनी शुरू कर दी। शोर शराबा हुआ। उनके बेटे किशन भैया, शिव कुमार यादव और रमानंद सैनी बाहर गए तो नशे में धुत युवा मारपीट पर आमादा हो गए, जिसके बाद उन्होंने घटना के संबंध में एसपी को संज्ञान में लाई है। ये बात मुझे समाजवादी पार्टी गठबंधन होने के बाद मुझे लालच दिया और सपा से हटकर भाजपा के साथ आने के लिए बात की। तो हो सकता है मैंने मना कर दिया, उसका रिएक्शन भारतीय जनता पार्टी मुझे डराना चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं तो इतनी देर में पुलिस 11-12 घंटे हो गए, कल 11 बजे की घटना रात की। तो साहब का कहना है एक्शन हुआ इसीलिए रिएक्शन हुआ है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद अपनी ओर से उन्होंने एक किताब लिखी और कथित तौर पर हिंदुत्व के को टारगेट करते हुए खुद टारगेट पर आ गए। आतंकवादी समूह बोको हराम और आईएसआई से उन्होंने तुलना कर दी। तुलना के बाद विवाद बढ़ता गया, छिड़ता गया। भाजपा ने इसे लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा, आरोप लगाया विपक्षी दल एक मकड़ी की तरह हिंदुओं के खिलाफ नफरत का जाल बुन रहा है, ऐसा कहा। तो वहीं तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंसाचार्य, जो कि गाहे बगाहे अपने बयानों से जाने जाते हैं, उन्होंने फिर से एक बयान दिया। सलमान खुर्शीद की ओर से लिखी गई सनराइज ओवर अयोध्या नामक पुस्तक को प्रतिबंधित करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी को प्रशासन के माध्यम से पत्र भेजकर सलमान खुर्शीद के ऊपर रासुका समझिए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाने की मांग की है। खुर्शीद ने जो सनराइज ओवर अयोध्या नाम की एक पुस्तक लिखी है, उसमें 113 नंबर पृष्ठ में उन्होंने जो है हिंदुत्व की तुलना आईएसआईएस और बोको हराम से की है। इससे जो है 100 करोड़ भारतीयों को आतंकवादियों से तुलना करना, यह राष्ट्र की अवमानना है। उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए। जब तक सलमान खुर्शीद के ऊपर रासुका नहीं लग जाती है, जब तक उनके ऊपर कठोर कार्रवाई नहीं होती है, तब तक हम लोग प्रयास करते रहेंगे। और हम लोगों ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मांग किया है कि वो पुस्तक को जो है तत्काल किया जाए, प्रतिबंधित किया जाए। तो ये वही परमहंसाचार्य जी महाराज हैं जो आए दिन आत्मदाह की धमकी देते हैं, समाधि ले लेते हैं, बहुत सारे टिटिम्मे करते रहते हैं और चर्चाओं में भी बने रहते हैं। अपने ही नेताओं के बयानों से दुखी कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता जावेद अहमद पद और कांग्रेस से की सदस्यता से इस्तीफा दे बैठे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा और आरएसएस की विभाजनकारी राजनीति से लड़ने की क्षमता केवल कांग्रेस में है, लेकिन सलमान खुर्शीद, राष्ट्रीय दलवी, मणिशंकर अय्यर जैसे नेताओं ने हर चुनाव के समय पार्टी को अपमानित करने की रणनीति पर काम किया। उन्होंने अपने त्याग पत्र में कहा, ये समय संविधान, लोकतंत्र, महापुरुषों के सम्मान को बचाने का है। कांग्रेस की विचारधारा को तुष्टीकरण की विचारधारा बनाकर पेश करने में लगे ये नेता भाजपा की पिच पर कांग्रेस को खेलने के लिए विवश करते हैं। इससे कांग्रेस लगातार कमजोर होती जा रही है। जो लड़ाई कांग्रेस लड़ रही थी, उस लड़ाई के मैदान से कांग्रेस के ही नेताओं ने उनको कांग्रेस को बाहर कर दिया, जिससे कांग्रेस का कार्यकर्ता हतोत्साहित है, उसके अंदर कुंठा है। प्रियंका गांधी जी के प्रयास
शीर्ष नेतृत्व की रणनीति और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की मेहनत पर जिस तरीके से सलमान खुर्शीद, राशिद अल्वी और मणिशंकर अय्यर ने पानी फेरा है, लोकतंत्र, संविधान और महापुरुषों के सम्मान को बचाने की लड़ाई को जिस तरीके से कुंद किया है, उससे मैं बहुत दुखी हूं और इसी दुख के साथ मैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पद और उसकी प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र दे रहा हूं भरे मन से। क्या लगता है जावेद साहब की उम्र कितनी होगी? 40 के करीब होगी। 4 दशक देखे हैं इन्होंने और 4 दशकों में कांग्रेस का बुरा से बुरा हश्र देखा होगा, लेकिन विचलित हो गए एक किताब पर और दे दी प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। 3 कृषि कानून की वापसी की मांग को लेकर करीबन 1 साल से किसान गाजियाबाद के यूपी गेट गाजीपुर बॉर्डर पर धरने पर धरे हुए हैं। कई प्रयासों और बातचीत के बाद सरकार झुकने को तैयार नहीं, तो वहीं दूसरी तरफ किसान भी अपनी बात पर अड़े। किसानों का कहना, जब तक कानून की वापसी नहीं होगी तब तक घर वापसी नहीं होगी। किसानों ने 22 नवंबर को लखनऊ में एक किसान महापंचायत किए जाने की योजना तैयार करी है, जिसके लिए बड़ी संख्या में किसानों को जुटाने का काम शुरू हो गया। लखनऊ पहुंचने के लिए आह्वान हो रहा है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने खुला आह्वान किया, कहा दूर दूर के किसानों को यह संदेश पहुंचाया जाए पोस्टर के जरिए। पोस्टर के जरिए मुख्यमंत्री तक भी जानकारी पहुंच जाएगी कि 22 नवंबर को बड़ी संख्या में किसान जुट रहे हैं राजधानी में और तैयार हो जाइए। अरे भाई, मुख्यमंत्री ये बताना तो पड़ेगा। वहां उस दिन अपना अधिकारी रहेंगे, लोग मीटिंग भी करेंगे। लोग भाई, प्रदेश बड़ा प्रदेश है, दूर से लोग जाएंगे, उनकी समस्या होगी तो अधिकारियों से मीटिंग भी होगी। तो करीब मीटिंग का टाइम 3-4 बजे के आसपास का रख लेंगे। जो जो समस्या होगी लोग उनको बताएंगे, तो मुख्यमंत्री को तो बताना ही पड़ेगा। हाँ। यूपी सरकार ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में हर रोज के आधार पर राज्य की एसआईटी जांच की निगरानी सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्त पूर्व जज से कराने के सुझाव पर सहमति व्यक्त कर दी है। 3 अक्टूबर को हुई इस हिंसा में 4 किसानों समेत 9 लोगों के मारे जाने की खबर थी। इस पूरे मामले में मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ ने एसआईटी जांच में छोटी रैंक के पुलिस अधिकारियों के शामिल होने के मुद्दे को उठाया है। फेसबुक लाइव के बाद युवक की खुदकुशी के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर भूख हड़ताल 7 दिनों बाद खत्म हो गई। इस पूरे मामले में एसएसपी ने आरोपी दरोगा केशव शांडिल्य को सस्पेंड कर दिया। मंगरौल गुर्जर निवासी कृष्ण मुरारी सिंह सेना की तैयारी कर रहा था। उसने सेना भर्ती में दौड़ पास कर ली थी, लेकिन उम्र कम होने के कारण भर्ती ही नहीं हो सकी। 1 नवंबर को उसने फर्जी मुकदमे में फंसाने पर रुनकता में ट्रेन से कटकर खुदकुशी कर ली। इससे पहले उसने फेसबुक लाइव किया। वीडियो में उसने दरोगा केशव शांडिल्य, परिवार के ही लाखन और उनके बेटे पत्नी को मौत का जिम्मेदार बताया था। चलिए खबरों का सफर आगे बढ़ाते हुए रुख देवभूमि का करेंगे। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने जेपी नड्डा की ओर से कांग्रेस पर उठाए गए सवालों पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा, पहले भाजपा सरकार राफेल विमान कमीशन को याद करे, उसके बाद कांग्रेस पर आरोप लगाए। आपको बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री ने हरिद्वार नगर विधानसभा क्षेत्र के टिबड़ी में बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का माल्यार्पण करते हुए झंडारोहण किया और झाड़ू लगाकर सफाई अभियान का आगाज भी किया। हरीश रावत ने महंगाई और बेरोजगारी को लेकर रानीपुर मोड़ से शंकर आश्रम तक पैदल यात्रा की है। चुनाव को लेकर रावत ने कहा, कांग्रेस पार्टी का राजनीतिक संदेश बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर 2022 विधानसभा चुनाव में उतरेगी। रचनात्मक कार्यों के साथ राजनीति का संदेश है। हम सफाई अभियान भी चला रहे हैं और साथ साथ जो है पदयात्रा करके जो कांग्रेस की परंपराएं थी, उन परंपराओं को लेकर के हम लोगों के पास अपने राजनीतिक संदेश को पहुंचा रहे हैं। और राजनीतिक संदेश ये है कि देश में भी और राज्य में भी महंगाई चरम पर है और बेरोजगारी सुरसा के मुंह की तरह बढ़ती जा रही है। आम जन की कठिनाइयां निरंतर बढ़ रही हैं। उसके खिलाफ हम एक रचनात्मक भाव से तिरंगे झंडे को हाथ में लेकर के देहरादून के डोईवाला में थानों गांव के ग्रामीण पिछले 8 दिनों से अस्पताल उच्चीकरण की मांग को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं।
ग्रामीणों की समस्याओं को सुनने के लिए नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री और डोईवाला के विधायक त्रिवेंद्र सिंह रावत प्रदर्शनकारियों के बीच पहुंचे। आपको बता दें थाने गांव के लोग अस्पताल के जो है हायर अपग्रेडेशन की मांग को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के अस्पतालों को एम्स के सुपुर्द कर दिया गया है, लेकिन यहां व्यवस्थाओं के अभाव में हॉस्पिटल दम तोड़ता नजर आ रहा है। डोईवाला विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मामले को केंद्र सरकार के अधीन बताया, तो नेता प्रतिपक्ष ने सरकार बनने के बाद अस्पताल के अपग्रेडेशन का वादा किया है। पास से लोग आए थे, मैंने इनसे बताया था कि भाई देखिए ये भारत सरकार के मानक हैं, जो प्लानिंग कमीशन जो बना था देश की आजादी के बाद, उन्होंने उसके लिए सर्टेन कुछ मानक बनाए हैं और इसलिए मैं इसके लिए भारत सरकार को आग्रह करूंगा कि यहाँ पर इस जो अस्पताल है इसका उच्चीकरण किया जाए। थानों में जो अस्पताल के उच्चीकरण की बात है, जिसको लेकर के ग्रामीण विगत 8 दिवसों से धरने पर बैठे हुए हैं और सरकार द्वारा इस परिप्रेक्ष्य में कोई संवाद उनसे स्थापित नहीं किया जा रहा है, ये बड़े खेद का विषय है। जहां तक मानकों का प्रश्न है, सरकार के पास अधिकार है कि वो मानकों में शिथिलता प्रदान करने का काम करे, लेकिन कोई कार्य नहीं किया गया है। तो वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत। जनता टीवी की यह कामना है कि आपका आने वाला कल आपसे बहुत बेहतरीन हो। नमस्कार।